Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu analysis of 11th of July 2026। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा एक इंडेक्स में आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल्स हम मेनली पढ़ेंगे आज। तो पहली जो न्यूज़ हम मेनली पढ़ेंगे वो है चाइना हीलियम एक्सपोर्ट बैन। चाइना ने हीलियम में जो एक्सपोर्ट बैन किया है, क्यों किया है, क्या होता है हीलियम, कैसे होता है, और सारी चीज़ें हम देखेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें। E20 फ्यूल और गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी E20 को लेकर के और E20 फ्यूल होता क्या है। ठीक है। देन सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या नहीं है, इंडिया क्या करने वाला है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन विमेन इन हायर एजुकेशन आईशे रिपोर्ट 2023-24 के बारे में जानेंगे। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 और इससे होने वाली जो तकलीफें हैं IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, वो भी देखेंगे। ग्लोबल टेररिज्म ट्रेंड 2025, ये शशि थरूर जी का एडिटोरियल आया आज। मेनली बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में देखेंगे। ये मेन न्यूज़ आर्टिकल्स है। इसके अलावा इंग्लैंड में क्या चेंज, मतलब ब्रिटेन में क्या चेंजेस होने वाले हैं लीडरशिप में, वो भी हम देखेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आप बने रहें। इसके अलावा हम मैप देखेंगे, मैप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड भी वो गए हैं, तो इसके कारण हम ये मैप भी देखेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जो हम देखने वाले हैं प्लस मैप के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। आपसे रिक्वेस्ट छोटी सी ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। लाइक और शेयर अपने आप कर दें, है ना, तो मेरे को बार बार कहना पड़ता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग करेंगे तो अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को पहले आज के मैप के साथ। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम मैप देखें, देखो पहले ऑस्ट्रेलिया के मैप पे कुछ की पॉइंट्स याद रखना। जैसे ऊपर नॉर्थ में डार्विन आपको याद रखना है, पर्थ आपको याद रखना है कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट साइड पे पर्थ है आपका, ठीक है ना। और ईस्ट साइड में फिर आपको केयंस दिखेगा, टाउन्सविले दिखेगा, ब्रिस्बेन मेन है, ब्रिस्बेन आपको याद रखना है कि ईस्टर्न साइड पे है। सिडनी आपको याद रखना है कि ईस्टर्न, थोड़ा सदर्न साउथ ईस्टर्न साइड पे है। कैनबरा आपको याद रखना है थोड़ा साउथ ईस्टर्न में है, और मेलबर्न आपको याद रखना है बिल्कुल नीचे साउथ वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दीज आर द मेन सिटीज जो आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है, मैप में लोकेशन दिखा सकता है कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह नहीं है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा कि अलग अलग पार्ट्स में बिल्कुल स्केल से नाप के काटा गया था। ये दिख रहा है ना, स्केल से नाप के काटा गया था इसको। तो कौन कौन से पार्ट है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ये नदर्न टेरिटरी है, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, देन ये क्वींसलैंड वाला पार्ट है, और ये न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स है। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, फिर नदर्न टेरिटरी है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, देन क्वींसलैंड है, देन न्यू साउथ वेल्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पर्थ किस में है, तो पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। कोई आपसे पूछे डार्विन किस में, तो डार्विन नदर्न टेरिटरी का पार्ट है। कोई आपसे पूछे केयंस टाउन्सविले कहाँ, तो क्वींसलैंड का पार्ट है। या ब्रिस्बेन पूछे तो वो भी क्वींसलैंड का पार्ट है। और अगर आपसे कोई पूछे सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न किसका पार्ट है, तो ये न्यू साउथ वेल्स का पार्ट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये मैप में काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैंने बताई हैं, देख लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा इसके फिजिकल फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि डेजर्ट्स बहुत सारे हैं, उनके नाम भी हैं। तो प्रॉपर हम डेजर्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, ये भी दिख रहा होगा आपको। देन मैकडोनल रेंजेस हैं, मैकडोनल रेंजेस हैं, तो ये मैकडोनल रेंजेस याद रखिएगा। देन किम्बरले प्लेट्यू, अगर देखो किम्बरले प्लेट्यू से कंफ्यूज होता है आदमी, अफ्रीका मार देता है कई बार, बट किम्बरले प्लेट्यू इज इन ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तनामी डेजर्ट इज इन ऑस्ट्रेलिया। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार्कले टेबल लैंड, तो बार्कले टेबल लैंड इज ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया। देन ग्रे रेंजेस आर इन ऑस्ट्रेलिया। देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आप जरूर याद रखिएगा, है ना। कई बार ग्रेट बैरियर रीफ से कंफ्यूज हो जाता है आदमी, सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ, रिफ्ट से कंफ्यूज जाता है। रिफ्ट जो है वो अफ्रीका में है, बैरियर रीफ तो आपको ऊपर मिल जाएगी, है ना, ये इधर साइड ग्रेट बैरियर रीफ, ये दिस इज द पार्ट, है ना, क्वींसलैंड वाले पार्ट में है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो थे मेन फीचर्स दिखा दिए हैं, फिजिकल फीचर्स भी दिखा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना काफ़ी है मैप के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे इसी मैप में, इसका एक और है सिटी वाला, मैंने छोटा सा एक और बना रखा ताकि आपको एग्जैक्टली सिटीज़ दिख जाए। पर्थ याद रखना है, डार्विन याद रखना है, केयंस याद रखना है, ब्रिस्बेन याद रखना है, सिडनी याद रखना है, कैनबरा याद रखना है, मेलबर्न याद रखना है। देन तस्मानिया याद रखना है, डिवाइड करता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यहाँ तस्मानिया है, तस्मानिया में यहाँ होबार्ट है। देन न्यूजीलैंड में आपको मेन यहाँ पे याद रखना है कि नदर्न पार्ट में ऑकलैंड है, फिर क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन, फिर क्राइस्ट चर्च, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, बीच में तस्मान सी आता है
है ना। एंड यहाँ बास स्ट्रेट आता है, BASS बास स्ट्रेट आता है, किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओवरऑल पूरी चीज़ें पैसिफिक ओशियन में है, तो ये कोई जानने वाली बात है नहीं है, इतनी आसान चीज़ है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल जो है वो है रिगार्डिंग द चेंज इन लीडरशिप ऑफ यूके। तो फॉर्मर ग्रेट मैनचेस्टर मेयर एंडी बर्नहैम, याद रखना है, एंडी बर्नहैम जो है, ही इज ऑल सेट टू बिकम द यूके प्राइम मिनिस्टर नाउ। यूके प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, है ना, कियर स्टारमर के बाद। तो कियर स्टारमर अभी हैं और एंडी बर्नहैम जो है वो नए यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ही हैज सिक्योर्ड द सपोर्ट ऑफ 322 ऑफ द 403 लेबर एमपीज, ठीक है। एंड यहाँ थोड़ा सा मैं आपको मैंने क्या एक्स्ट्रा किया है कि इसमें आपको जो वहाँ पार्टीज हैं यूके में उनकी बेसिक फिलॉसफी थोड़ा बता दूं। जैसे लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी जो है वो सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म याद रखिए, जैसे इंडिया में जब स्टार्टिंग में कांग्रेस आई तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही लेकर के आई थी, है ना, सोशल डेमोक्रेसी लेकर के आई थी, पीपल ये सारी चीज़ें। तो सेंटर लेफ्ट जो मैंने आपको बताया ना कि जो बीजेपी है वो राइटिस्ट अप्रोच की है, थोड़ा सेंट्रिस्ट अप्रोच की है आपकी कांग्रेस, है ना, तो सेंटर लेफ्ट है लेबर पार्टी। देन कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो राइट टू राइट, जो कंजर्वेटिव है, जैसे कंजर्वेटिज्म और लिबरल इनकी बात करते हैं ये बीजेपी जैसे, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी है ऐसे। देन लिबरल डेमोक्रेट्स भी होते हैं, सेंटर टू सेंटर लेफ्ट, है ना, तो सोशल लिबरलिज्म ये इनकी बात करते हैं। देन रिफॉर्म यूके वहाँ पे एक पार्टी है, तो राइट विंग पॉपुलिज्म, राइट टू राइट विंग की है। रिफॉर्म यूके इज राइट विंग, याद रखना। ग्रीन पार्टी जो है इंग्लैंड एंड वेल्स की, वो लेफ्ट विंग की है, बिल्कुल ग्रीन पार्टी है वहाँ पे, ग्रीन पार्टी है लेफ्ट विंग, ठीक है। देन वहाँ पे स्कॉटिश नेशनल पार्टी है सेंटर लेफ्ट, और एक प्लेड कायमरू है। प्लेड कायमरू इज एक्चुअली वेल्स, जो फ्रीडम चाहती है, वेल्स नेशनलिज्म की बात करती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ मैंने लिख दिया है, हालांकि नोट्स में आप जब आप पढ़ोगे तो आपको नोट्स में पूरा पढ़ लेना। लेबर पार्टी ट्रेड यूनियंस ने मिलकर के बनाई थी, ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर वर्कर्स और वेलफेयर की बात कौन सी पार्टी करती है, तो सेंटर टू लेफ्टिस्ट ही बात करते हैं, सेंटर से लेफ्ट की तरफ, है ना। तो लेबर पार्टी इज दैट। देन कंजर्वेटिव पार्टी इज ओल्डेस्ट मेजर यूके पार्टी, आपको याद रखना है, जो फ्री मार्केट, लोअर टैक्सेस, प्राइवेट इंटरप्राइजेस की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करने की बात करेंगे, थोड़ा राइट की तरफ होंगे, है ना, थोड़ा राइट की तरफ होंगे। देन मैंने लिबरल डेमोक्रेट, रिफॉर्म यूके, ग्रीन पार्टी, एसएनपी, प्लेड कायमरू बता दिया, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन नेक्स्ट न्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी आज इंडेक्स में, वो है चाइना पे एक्सपोर्ट बैन। चाइना का एक्सपोर्ट बैन के बारे में बताया था। तो ये न्यूज़ में क्या है, तो रिसेंटली 10 जुलाई 2026 को चाइना ने टेम्पररीली बैन किया है हीलियम एक्सपोर्ट्स को विद इमीडिएट इफेक्ट। 10 जुलाई 2026 को चाइना ने टेम्पररीली हीलियम एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। कोई ऑफिशियल रीजन उन्होंने नहीं दिया है, बट इट इज वाइडली सीन एज एन अटेम्प्ट टू सिक्योर द डोमेस्टिक सप्लाईज अमिड ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन। तो ग्लोबल डिसरप्शंस हुए हैं सप्लाई के, इस कारण से अपने लोकल जो सप्लाई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना ने ये स्टेप लिया है। चाइना इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हीलियम और नॉट, अगर हम बात करें तो नहीं, चाइना इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर, इट प्रोड्यूसेस ओनली 1.6% ऑफ ग्लोबल हीलियम। 1.6% ऑफ ग्लोबल हीलियम ही प्रोड्यूस करता है, 80% ये इंपोर्ट करता है हीलियम को, ठीक है ना। हाँ, वहीं पर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स इज 43%, है ना, कतार इज बेसिकली 33%, देन रशिया इज मेजर प्रोड्यूसर, कनाडा इज मेजर प्रोड्यूसर, अल्जीरिया इज मेजर प्रोड्यूसर, एंड चाइना इज ओनली 1.6%, ठीक है ना। तो ग्लोबल हीलियम सप्लाई का डिस्ट्रेस हुआ क्यों चाइना ने बैन किया सप्लाई का डिस्ट्रेस हुआ? पहले तो रशिया के कारण, रशिया ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं रशिया पे, और ये दैट इज अगेन अ थिंग विच इज देयर। वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रही है, कतर का जो हीलियम एक्सपोर्ट है वो डिपेंड करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सप्लाई पे, और ईरान के ऊपर अटैक चलेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट होगा। तो दैट इज द रीजन वाई कतर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, हमने ऊपर देख लिया, कतर जो है 33% मेजर सप्लायर है।
इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स अगर हम देखें तो वहाँ पे फेडरल हीलियम रिजर्व्स को प्राइवेटाइज कर दिया 2024 में। तो दो नो लॉन्गर दे एक्ट एज स्ट्रेटेजिक बफर ड्यूरिंग ग्लोबल डिसरप्शंस, है ना, वहाँ पे बिल्कुल प्राइवेटाइज्ड है, तो वो तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। देन चाइना ने क्यों इम्पोज किया, तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक तो हीलियम को वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा एमआरआई स्कैनर्स में उसका यूज़ होता है तो उसको उसके लिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मेडिकल एप्लायंसेस के लिए शॉर्टेज ना हो कोई ग्लोबल सप्लाई अनसर्टेनिटी में तो उसके लिए भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और बेसिकली यूएस एक्शंस के अगेंस्ट भी है इनका। हीलियम बनती कैसे है, तो हीलियम इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, हीलियम मैन्युफैक्चर नहीं होती, याद रखिएगा, हीलियम इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। इसका फॉर्मेशन प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी डिके ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। इट एमिट्स द अल्फा पार्टिकल्स एंड देन अल्फा पार्टिकल्स कैप्चर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम हीलियम एटम्स। तो याद रखिएगा इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है यूरेनियम का और थोरियम का, और उससे अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल फिर जब एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तब हीलियम एटम बनता है, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर हीलियम एक्यूमुलेट्स विद नेचुरल गैस डिपॉजिट, तो नेचुरल गैस डिपॉजिट के रूप में भी होता है, बट दे कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, याद रखना मैन्युफैक्चरिंग इसकी नहीं होती, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हीलियम की प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर 2 है, नोबल गैस है, केमिकली इनर्ट होती है, कलरलेस ओडरलेस होती है, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है, एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट है। एप्लीकेशंस की बात करें तो हेल्थ केयर में होता है, एमआरआई मशीन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सिलिकॉन वेफर कूलिंग में होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में कूलिंग क्वांटम डिवाइसेस, स्पेस टेक्नोलॉजी में नासा इसरो स्पेस एक्स को यूज़ करते हैं, प्रेशराइजिंग रॉकेट फ्यूल टैंक्स में, ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज़ होता है, लीक डिटेक्शन में, टाइनी हीलियम एटम स्केप थ्रू माइक्रोस्कोपिक लीक्स, तो लीक डिटेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, और बैलून्स एंड एयरशिप्स। तो ये इसके यूजेस हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, दोनों के बारे में जानेंगे। E20 फ्यूल होता क्या है, देखो E20 मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल बाय वॉल्यूम, तो पेट्रोल 80% और इथेनॉल आपका 20%, ये बनता है E20। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। इट्स अ रिन्यूएबल बायोफ्यूल। रिन्यूएबल बायोफ्यूल क्यों है, क्योंकि भाई शुगर केन मोलासेस इन सब से बन जाता है, एग्रीकल्चर मेज, शुगर केन मोलासेस मेज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, इन सब से बन जाता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आया कब, 2003 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेकर के आई। मेन ऑब्जेक्टिव था कि भैया कि जो हमारे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट हैं वो कम होंगे, क्योंकि जब 20% आप इथेनॉल यूज़ करोगे जो कि रिन्यूएबल है, तो आपको केवल 80% ही पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी और 20% तो उसमें इथेनॉल डालना है ना। तो ये हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो हमारा बहुत घट जाएगा। देन एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल कम यूज़ हो रहा है, क्लीन फ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इथेनॉल यूज़ हो रहा है 20%, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे और इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। इससे भैया शुगर केन मोलासेस और ये सब खरीदोगे मेज वेज, तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आती है 2018 में, जिसका अमेंडमेंट होता है 2022 में। इसमें टारगेट कर दिया जाता है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कर दिया जाता है एडवांस फ्रॉम 2030 टू 2025-26, 2025-26 तक में ही। इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है 20% ब्लेंडिंग का टारगेट अहेड ऑफ द शेड्यूल। पहले जो इथेनॉल ब्लेंडिंग आई थी 2014 में 1.5% की थी, ये भी याद रखना कि 2014 में 1.5% टारगेट था, 25-26 में 2025-26 में 20% तक बढ़ा दिया गया है। इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो गई इंडिया की, 421 करोड़ लीटर 2014 में थी और 2000 करोड़ लीटर है 2026 में, ठीक है ना। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, इथेनॉल प्रोक्योरमेंट भी हमारा बढ़ गया है। एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है भाई कि इससे बहुत सारी चीज़ें, फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, क्रूड ऑयल सब्सटीट्यूट हो गया है, CO2 एमिशन में कमी आई है, एंड इनकम जनरेशन फार्मर्स की बढ़ गई है, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट ये ज़रूर बोलती है कि 3 से 5% तक आपका माइलेज गाड़ी का डिक्रीज होता है। योर माइलेज मतलब जो उसका एवरेज आपकी गाड़ी का वो 3 से 5% तक डिक्रीज होता है व्हेन यू यूज़ E20 फ्यूल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सोशल मीडिया बैन एडिटोरियल आया था आज की एक छोटा सा, कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया है ऑस्ट्रेलिया के 2024 के लॉ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 16 साल से कम की उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया नहीं अब यूज़ कर सकते, 16 ईयर्स से नीचे के बच्चे। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ये रूल लेकर के आया, इट बैन्स चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम एक्सेसिंग मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? क्योंकि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स एडोलसेंट में बढ़ गए थे, साइबर बुलिंग के केसेस बढ़ गए थे, स्लीप डिसरप्शन कॉज होता है, सोशल मीडिया एडिक्शन होता है, सेल्फ हार्म और हार्मफुल कंटेंट में आप एक्सपोज हो जाते हो, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कई लोग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दैट एज बेस्ड अलोन बैन अलोन प्रूव्स इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई एज के बेसिस पे अगर आप बैन लगाओगे तो वो मेंटल हेल्थ को नहीं इम्प्रूव करेगा, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। ऑस्ट्रेलिया इफेक्टिवली एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है जहाँ पे 85% ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एज 12 to 16 स्टिल यूज सोशल मीडिया, और इस कारण से उनका ये मतलब है कि इन्फोर्समेंट में अभी भी चैलेंजेस हैं, है ना, अभी भी वो बचा नहीं पाए हैं। सोशल मीडिया के रिस्क और बेनिफिट अगर हम देखें तो रिस्क बहुत सारे हैं, ये साइबर बुलिंग, स्लीप इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस, एडिक्टिव रिकमेंडेटिव एल्गोरिदम में आप फंस जाते हो, आपको वही कंटेंट मिलता है, स्क्रॉल करते हो, डूम स्क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं, आप स्क्रॉल करते रहते हो बस। एक्सपोजर टू सेल्फ हार्म एंड ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, एंजाइटी डिप्रेशन भी कॉज होता है स्पेशली गर्ल्स में। बेनिफिट्स अगर हम देखें तो फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए पीयर सपोर्ट नेटवर्क, LGBTQ को सपोर्ट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें इसके वो भी हैं। कई लोगों ने इसके अल्टरनेटिव बताएं कि भैया ब्लैंकेट बैन मत करो, इसके अलावा आप कुछ ड्यूटी ऑफ केयर या डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करो, है ना, कंटेंट मॉडरेशन करवाओ, प्राइवेसी प्रोटेक्शन कराओ, पेरेंटल कंट्रोल टूल्स बनाओ, लेकिन ब्लैंकेट बैन मत करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। हायर एजुकेशन में विमेन आईशे रिपोर्ट 23-24 के बारे में आपको बता दूं, आपको वैसे मैंने बताया था 2-3 दिन पहले कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आती है ये रिपोर्ट। 2023-24 की आईशी रिपोर्ट में बताया गया कि टोटल हायर एजुकेशन एनरोलमेंट हमारे बढ़े। हायर एजुकेशन मतलब जो आपकी 10-12वीं के बाद होता है, तो एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़े हैं। स्पेशली जो फीमेल इनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हुए हैं, फीमेल इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, जिसमें 42% की ग्रोथ फीमेल इनरोलमेंट में देखने को मिली है। मेल इनरोलमेंट में भी ग्रोथ है लेकिन 22% की है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ फीमेल इनरोलमेंट में है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स में अगर आप देखो तो ये 1.08 है, मतलब कि मेल से ज़्यादा फीमेल पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। मोर मेल फीमेल्स हैव इनरोल्ड, मतलब अगर 100 मेल ने इनरोल किया तो 108 फीमेल्स ने इनरोल किया, ये रेशियो बताता है 1.08 का, ठीक है। फीमेल इनरोलमेंट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी बढ़ा है। देन स्टेम एजुकेशन यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स में भी विमेन जो है 44% कवर करती हैं, मतलब वहाँ पे भी काफ़ी उनका बढ़ा है। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। विमेन डोमिनेट करती हैं जनरल साइंसेज को 54.6% इनरोलमेंट के साथ। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 31%, मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में केवल 31% विमेन ही है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। एकेडमिया में जेंडर गैप देखने को मिला है। स्टूडेंट पैरिटी तो है, स्टूडेंट में ठीक है, लेकिन एकेडमिया पढ़ाने वालों में केवल 82 फीमेल टीचर्स ओवर 100 मेल टीचर्स, मतलब अगर 100 मेल टीचर है तो 82 फीमेल टीचर्स नहीं है, ये एक गैप देखने को मिला। प्लस विमेन का रिप्रेजेंटेशन वाइस चांसलरशिप, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में भी कम देखने को मिला है। तो दैट इज द थिंग। अब ऑथर ने देखो एक बात बोली है कि भाई देखो इस आंकड़े से आप ये मत सोचो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सुधर गया है। क्यों नहीं समझो, क्योंकि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट डिस्कनेक्ट अभी भी है, मतलब कि ये जो एजुकेशन है वो पूरा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। जेंडर वेज गैप अभी भी ज़्यादा है, अगर मेल एवरेज कमा रहा है 24,000 तो विमेन एवरेज कमा रही है केवल 10,000, या 10,000 ही लिखा है ना, 18,000 सॉरी, ठीक है ना। तो अभी एवरेज मंथली इनकम भी कम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो 64% वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयड क्लासीफाई करके रखा है, और इसमें अनपेड फैमिली वर्क भी आता है, हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस भी आता है, फार्म लेबर में काम करना, तो ओवर एस्टिमेट कर देता है कई बार इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को, है ना। एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन अभी भी एक मतलब क्वेश्चनेबल थिंग है कि क्या है। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने वही कहा कि हायर एजुकेशन एक केवल गारंटी नहीं करता कि विमेन को एम्पावरमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्लस इंजीनियरिंग, एआई और इन टेक्नोलॉजी में विमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज को इम्प्रूव करो, और एकेडमिया में जो फीमेल का रेशियो कम है उसको भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लास्ट न्यूज़ है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 और उससे होने वाली तकलीफ़ों के बारे में। तो जो हमारे IITs, IIM, आइजर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका ये कहना है कि भाई विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 जो है वो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कर देगा और इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी ख़त्म कर देगा।
अब आपको पता होगा कि आईआईटी, आईआईएम, ये एनआईटीज, ये सब तो भैया अपने ऑटोनॉमस तरीके से चलते हैं, उनका खुद का करिकुलम है, खुद की सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल लेकर के आए हैं तो फिर वो उनकी ऑटोनॉमी खत्म कर देगा। अब देखो ये बिल जो आया 2025 में क्या कर रहा है, ये बेसिकली हायर एजुकेशन को ओवरहॉल करना चाहता है। कैसे ओवरहॉल करना चाहता है? यूजीसी हटा दो, एआईसीटी हटा दो, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल टीचर एजुकेशन हटा दो, ये सारे अलग अलग रेगुलेटर्स हटा दो और केवल एक न्यू एपेक्स बॉडी बनाओ जिसका नाम रहेगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जो यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी ये सब हट जाएंगे और एक एपेक्स बॉडी आ जाएगी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की। फिर इसके बाद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान ही रेगुलेशन करेगा, एक्रेडिटेशन करेगा और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बनाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है वो एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हैं, एक यूनिफाइड, स्ट्रीमलाइंड और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम बनाएगा। देन उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम लगा दो जिसमें मॉनेटरी पेनल्टी 75 लाख तक की लग सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, पॉसिबल क्लोजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इन सबको हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लेकिन आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईज का ये कहना है, एनआईटीज का, कि आप एक्सप्लिसिट एग्जेम्पशन लिखो, मतलब कि बिल में अलग से लिखो कि करिकुलम डिज़ाइन, रिसर्च, एकेडमिक प्रोग्राम, गवर्नेंस एंड रिक्रूटमेंट जो आईआईटीज, आईआईएम्स इन सब का है वो उनके थ्रू ही होगा, ऑटोनॉमसली होगा, है ना, अलग से मेंशन करो, ऐसे नहीं मानेंगे हम आपकी। देन उन्होंने ये भी कहा कि सिंगल रेगुलेटर जो है इट कैन रिड्यूस एकेडमिक फ्रीडम, सिंगल रेगुलेटर हमेशा एकेडमिक फ्रीडम को रिड्यूस करेगा, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल को इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि एक ही वो है तो ऑब्वियस सी बात है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ जाएगा, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। इसके अलावा आईआईटीज, आईआईएम का ये भी कहना है कि उनके खुद के भी एक्ट हैं, आईआईटी एक्ट है, आईआईएम एक्ट है, आइजर एक्ट है, तो उनसे फिर मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। ठीक है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, यानी कि सम आईआईटीज ये कह रहे हैं कि उनके आईआईटी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, न्यू कैंपसेस खोलने हैं, अदर एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके लिए फिर उनको मैंडेटरी अप्रूवल लेना पड़ेगा वीवीएसए से, तो वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड वन शू फिट्स ऑल का जो एक्रेडिटेशन फार्मूला है वो इससे भी आईआईटीज खुश नहीं है। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। प्लस स्टेट्स भी, कई स्टेट्स हैं जैसे जो कि इसके अगेंस्ट हैं, तो स्टेट्स भी हैं। हालांकि आपको कुछ आर्गुमेंट्स मैं दे देता हूँ जो फेवर ऑफ द बिल ही, जैसे रेगुलेटरी लैंडस्केप को सिंप्लीफाई कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक बहुत सारे रेगुलेटर थे, अब एक ही रेगुलेटर रहेगा तो सिंप्लीफाइड रहेगा रेगुलेटरी लैंडस्केप। ओवरलैप जो है अलग अलग एक्ट्स का, अलग अलग रेगुलेटर्स का, वो नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी आएगी, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी और एनईपी 2020 के पॉइंट्स यूज हो जाएंगे। लेकिन रिस्क भी है, जैसे कि आपके रिस्क ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन, पोटेंशियल इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, जो इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी, ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, है ना। स्टैट्यूटरी एक्ट जो आईआईटी एक्ट, आईआईएम एक्ट आप लाएं वहाँ से कन्फ्लिक्ट होगा। पेनल्टी फ्रेमवर्क में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो छोटे इंस्टीट्यूशन हैं उनको नुकसान होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। एडिटोरियल आया था जो आज शशि थरूर जी का, वो बता दूं, ग्लोबल टेररिज्म ट्रेंड 2025। ऑथर का ये कहना है कि अभी एक रिपोर्ट आया, ग्लोबल टेररिज्म डेटा आया 2025 का, जिसमें ये दिखा दिया है कि भैया टेररिज्म इंसिडेंट कम हो गए हैं। जैसे कि अगर आप देखें, टेररिज्म इंसिडेंट 2944 हुए हैं, जिसमें 28% का डिक्लाइन आप 22% का डिक्लाइन आप देख सकते हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स में, और टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स में भी आपको डिक्लाइन दिखेगा 28% का। ठीक है, ऑथर का कहना है कि इस डेटा से में मत फंसे, ये डेटा जो है वो मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि आपको टेररिज्म के एक्ट डिक्लाइनिंग दिख रहे हैं, लेकिन ऑथर ने वो कहा कि नियरली 70% ऑफ टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स आर कंसंट्रेटेड इन जस्ट 5 कंट्रीज, पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये 5 कंट्रीज है जहाँ पे 70% टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स होती हैं। ठीक है ना। इसके अलावा सब सहारन अफ्रीका जो है, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, नाइजर, डीआरसी, ये 50% डेथ्स को कवर करता है, मतलब अकेला इस रीजन में। पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन ये 50% तो सब सहारन अफ्रीका ना और सहेल रीजन में है। तो ऑथर ने कहा कि ये जो डेटा है वो केवल इन 5-6 एरियाज को ही कंसंट्रेट करता है। होता क्या, ऑथर ने यह बोला कि हुआ ये है कि नए जो ट्रेंड है टेररिज्म में, टेररिज्म बहुत डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है ना। लोन वोल्फ अटैक बहुत सारे होने लगे हैं, स्लीपर सेल्स वाले अटैक बहुत सारे होने लगे हैं, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बहुत सारे होने लगे जो कि कवर नहीं किए जा रहे हैं अभी भी टेररिज्म के अंदर। डिजिटल रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि सोशल मीडिया, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, डार्क वेब, ये सारी चीज़ें।
ठीक है। एंड टेररिज्म अब पहले तरीके का नहीं रह गया कि पहले तरीके से बॉम्बिंग और ये सब। मॉडर्न टेररिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा वो सिंपल वेपन्स, इजी अवेलेबल टूल्स, मिनिमम लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है। और ऑथर ने भी कहा कि कई जगहों पे टेररिज्म को टेररिज्म डिफाइन ही नहीं करते, उसको कॉन्फ्लिक्ट का नाम दे दिया गया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स में काउंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में अलग काउंट हो रहा है। तो टेररिज्म ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ें हों जो 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 आपको दिख रहा हो। मेजर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आईएस है, JNIM है, जमात नुसरत अल इस्लाम, देन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, अल शबाब। ठीक है ना। ऑथर ने यह भी कहा कि वेस्ट एशिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ काउंट नहीं हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चल रही है। एंड टेरर ग्रुप्स जो है बहुत सारे अब अडेप्टिव नेचर के हो गए हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं, लोकली ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रैंड वे में नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए भी उनके इंसिडेंट जो हैं वो कम दिखते हैं। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन क्राइम्स के कारण उनके इंसिडेंट रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना। डिजिटल रेडिकलाइजेशन हो रहा है एंड इस कारण से भी ऑथर ने बोला कि दिक्कतें आ रही हैं। तो डेटा पे मत जाओ, डेटा ज़रूर आपको कम दिख रहा है, लेकिन डेटा कम होने से ये नहीं कि टेररिस्ट अटैक कम हो गए, उनका नेचर चेंज हो गया है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।